हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल के बारे में या सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। सही है, रिसर्च में सबसे बड़ा मसला हमें तब आता है जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि रिसर्च इज़ अ डेटा ओरिएंटेड प्रोसेस। सही है, डेटा कलेक्टिंग ओरिएंटेड प्रोसेस आप कह सकते हैं कि भाई रिसर्च में हम स्पेसिफिकली डेटा कलेक्ट करते हैं। अब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ गया कि भाई मेरे रिसर्च जो है वो इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेगा। सही है, फॉर एग्जांपल आपके पास रिसर्च ये है कि भाई मेरी जो रिसर्च है वो ओबेसिटी और डायबिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेगा, टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप और द पैटर्न बिटवीन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। सही है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आ गया या ये प्रॉब्लम आ गया, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। मेन कंसर्न ये होता है कि डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाए या डेटा कलेक्शन के क्या तरीक़ाकार होते हैं। तो रिसर्च में सबसे पहले जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम एक सैंपल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सैंपल। मैं डिस्कस करूंगा सैंपल किसको कहते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है पॉपुलेशन। सही है, पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि वो सारे लोग जो उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं जो आपकी रिसर्च कंसर्न एरिया होती है। फिर टारगेट पॉपुलेशन का ख़ास मतलब यह होता है कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिसको आप अपने रिसर्च में प्रॉपरली टारगेट करेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो मेरी रिसर्च का हिस्सा बनेगा, तो इसको टारगेट पॉपुलेशन कहता है। इसी टारगेट पॉपुलेशन से फिर आप एक ग्रुप बना लेते हैं जो इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको कहते हैं सैंपल। इसको क्या कहते हैं? सैंपल। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सैंपल क्या होता है। सैंपल असल में ये पार्टिसिपेंट आप कह सकते हैं, इंडिविजुअल आप कह सकते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। सही है, एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है, और ये ग्रुप जो बेसिकली होता है ये आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है जिस तरह आपके क्लास में सीआर होता है जो आपके क्लास को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके क्लास आ जाऊँ तो आपके क्लास की फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन 200 है। कितनी है? 200। और वहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ जिस तरह आपकी कंबाइंड क्लास होती है ना, आप हर डिसिप्लिन से दो बंदे मैं वो कर लो, रिक्रूट कर लो, और उन दो बंदों को मैं कोई टास्क दे दूँ। तो ये जो दो बंदे हैं वो आपके हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 डेंटल से आएंगे, 2 एनेस्थीसिया से आएंगे, 2 कार्डियोलॉजी से आएंगे, 2 रेडियोलॉजी से आएंगे। इसी तरह ये जो 8 बंदे होंगे या जो 10 बंदे होंगे ये स्पेसिफिकली आपके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कह सकते हैं सैंपल। तो सैंपल हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का, इंडिविजुअल का, पार्टिसिपेंट का, जो आपके पूरे पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि इसको आप किस तरह बनाएंगे, इसके बनाने का क्या तरीका है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सैंपल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी कोहार्ट में है तो कोहार्ट में फॉर एग्जाम्पल 5 किस्म के रीजन है, जिस तरह पिंडी रोड हो गया, हंगू पाटक हो गया, KDA हो गया, जंगल खेल हो गया। सही है, इस तरह शेखान हो गए। तो ये 5 फॉर एग्जांपल एरियाज़ हैं, और इन 5 एरियाज़ में आपकी रिसर्च है, और इन 5 एरियाज़ में आप 10-10 बंदों को वो रिक्रूट कर ले कि भाई वो आपके रिसर्च का हिस्सा बने या आपके रिसर्च के पार्टिसिपेंट हो। तो ये जो 10-10 लोग होंगे ये पूरे कोहार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को हम कहते हैं सैंपल। सैंपल क्यों बनता है? सही है, या सबसे पहले ये है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि सैंपल के बारे में तो थोड़ी सी हमें नॉलेज आ गई। अब हम वो कहते हैं कि पर्पस। सैंपल का पर्पस क्या है? व्हाई वी मेक सैंपल। मोस्टली रिसर्च में ये होता है कि पूरे पॉपुलेशन को आप कवर नहीं कर सकते, पूरे पॉपुलेशन से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, पूरे आबादी से आप डेटा कलेक्ट, आपकी एक्सेस नहीं हो सकती वहाँ तक, आपके पास इतने पैसे नहीं, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं, आपके पास डेटा एनालिसिस की इतनी टीम नहीं है, आपके पास डेटा एनालिसिस का इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि लार्ज स्केल रिसर्च किस तरह की जाए। सही है, तो ये सब आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। तो आप क्या करते हैं? आप उन्हीं जो पॉपुलेशन होती है उसका एक ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप से डेटा कलेक्ट करना भी ईजी है। सही है, इजी डेटा कलेक्शन है, यहाँ पर आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेस बेहतर है। सही है, यहाँ पर ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। यहाँ पर आपके जो फाइनेंस है वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं। फाइनेंस क्या हो रहे हैं? प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? आप इसी तरह एक ग्रुप बना लेते हैं जो स्पेसिफिकली आपके रिसर्च की जो पॉपुलेशन होती है उसी रिसर्च पॉपुलेशन को ये प्रॉपरली क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं
इसी को हम कहते हैं सैंपल। और ये होता है सैंपल का पर्पस कि आपके लिए थोड़ी सी फिजिबिलिटी बन जाए, थोड़ी सी एक्सेस बन जाए, इजीनेस हो, फाइनेंस आपका मैनेज हो, तो इस वजह से हम सैंपल बनाते हैं। सही है। थर्ड ये कॉन्सेप्ट है कि सैंपल बनता किस तरह है, क्या तरीका होता है कि आप सैंपल बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च डिज़ाइन पे, ये डिपेंड करता है आपकी डेटा कलेक्शन टूल पे, ये डिपेंड करता है आपकी डेटा कलेक्शन प्रोसीजर पे, और स्पेसिफिकली ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च टाइप पे। सही है। तो हमारे पास तो मल्टीपल सैम्पलिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम सैंपल बना सकते हैं या सैंपल बनाते हैं, लेकिन वो फिर हम डिफ़ाइन तब करते हैं जब हमें ये पता चले कि कौन सी जो टाइप है सैम्पलिंग की वो ज़्यादा सूटेबल है। मेजरली हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरी जो हमारे पास सैम्पलिंग होती है उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये दोनों मेजर टाइप्स है। फिर प्रोबेबिलिटी की भी 5 टाइप्स है, 4 या 5, और नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 4-5 टाइप्स है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी में आपको बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह आप बनाते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस तरह बनाते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के जो टाइप्स हैं उसमें आप सैंपल किस तरह बनाएंगे। तो इससे आगे जब हम इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे तो हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम सैंपल कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको होल्ड करते हैं, हम सिर्फ इसकी टाइप्स को हमने पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। सैम्पलिंग टेक्निक में फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का यहाँ क्या रोल होता है। तो ये दो तरह के रिसर्च टाइप से पहले भी वीडियोस एक्सप्लेन हुए कि क्वांटिटेटिव वो रिसर्च टाइप है जिसमें आपका डेटा जो है वो न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट हो सकता है, आपकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यूमेरिकल्स में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक में हो सकती है, उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक उसमें यूज़ हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज़ हो सकता है। सिंपली आप कह सकते हैं मीन, मीडियन, मोड, फ्रिक्वेंसी, प्रेवेलेंस रेट, रेशो, स्क्यूनेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकली। और क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि जब कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जिसको आप नंबर्स में वो डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हम वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं, अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव में भी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, क्वालिटेटिव में भी नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी टेक्निक पॉसिबल है। लेकिन क्वांटिटेटिव का जो सैंपल होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, ज़्यादा लोग उसमें होते हैं। सही है। और क्वालिटेटिव में हमारे पास सैंपल जो होता है वो स्मॉल होता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर थोड़े से कम लोग होते हैं या थोड़े से ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा कलेक्शन टूल डिफरेंट होता है, यहाँ पर डेटा कलेक्शन टूल डिफरेंट होता है। क्वांटिटेटिव में आप कोशिश करते हैं कि आपके पास पैटर्न्स आ जाए, प्रिवेलेंस आ जाए, रेट्स आ जाए, इंसिडेंट्स आ जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि आपका जो परसेंटेज हो, जो आपके न्यूमेरिकल्स हो, थोड़े से क्लोजली करेक्ट आ जाए या रिलायबल आ जाए। क्वालिटेटिव में ये होता है कि आप सिर्फ आपका फोकस होता है कि ये कॉन्सेप्ट जो आप तलाश कर रहे हैं, जब आप तक आपका उसको जवाब आपका मिल जाता है जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, आप फिर आगे डाटा कलेक्ट नहीं करते। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट पे आपके पहुंच जाते हैं डेटा कलेक्शन में जहां पर कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। आपने 100 बंदों से डेटा कलेक्ट किया, 100, 101, 102, 103, 150 तक, 150 तक वही बात लोग कर रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको 100 लोगों ने प्रोवाइड किया, तो आप और डेटा कलेक्ट नहीं करते। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो क्वालिटेटिव में हम पॉइंट को देखते हैं कि जहां पर कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो हम बस स्टॉप कर लेते हैं डेटा कलेक्शन। लेकिन क्वांटिटेटिव में ये नहीं होता। क्वांटिटेटिव में आप ऑलरेडी अपना सैंपल डिफाइन करेंगे पहले और आप वो पूरा करेंगे। लोग कुछ भी कहे, कोई भी आपके पास पैटर्न आ जाए, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 700 पीपल को डिफाइन किया कि मैं इससे डेटा कलेक्ट करूंगा, तो आप 700 पीपल कंप्लीट करेंगे। क्वालिटेटिव में ये कि अगर आपने 50 बंदे डिफाइन किए हैं और 20 तक आपने डेटा कलेक्ट किया और इसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं वो पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेशक आप वहाँ पर स्टॉप कर ले और आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट था, इसके बाद कोई नई डेटा नहीं आ रही, तो यहाँ पर मेरा सैंपल साइज जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, छोटा होता है। और क्वांटिटेटिव में मोस्टली हमारे पास सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है। सही है। साथ साथ में थोड़ी सी हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये सैम्पलिंग टेक्निक में भी कि भाई आपके पास सैंपल की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो मैंने ऑलरेडी पर्पस में एक्सप्लेन किया कि भाई फिजिबिलिटी हो गई, आसानी हो गई। सही है। आपके पास फाइनेंस मैनेज हो गए, आपके पास टाइम मैनेज हो गया, कम टाइम में आपने वो डेटा कलेक्ट किया। डिसएडवांटेज में यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें होती है, इसमें बयासनेस आ जाती है, इसमें एरर्स आ जाते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक अगर आपने करेक्ट अप्लाई नहीं किया तो आपकी डेटा रिलायबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो जाती है, आपका रिसर्च रिलायबल नहीं रहता। आपने बयासनेस शो की, किसी खास बंदों को आपने कहा कि किसी खास बंदों को रिसर्च का हिस्सा बनाए, किसी खास पार्टिसिपेंट की तरफ आपका रुझान ज़्यादा था,
किसी ख़ास लोगों के बातों को आपने ज़्यादा अहमियत दी अपने डेटा कलेक्शन में, उसको ज़्यादा परसेंटेज दिया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके डिसएडवांटेज में आती है, क्योंकि ये आपके रिसर्च को क्वेश्चन मार्क बनाती है। इससे आगे और भी है कि आपने सैंपल ऐसा सेलेक्ट किया था जो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल, आपने कुहाट, पूरे कुहाट को रिप्रेजेंट करना था आपके सैंपल ने, लेकिन आपने डेटा सिर्फ और सिर्फ केडीए और हंगू पाठक से लिया और आपने कहा कि भाई मैंने पूरे कुहाट में रिसर्च किया, तो ये रिसर्च रिलायबल नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये रिसर्च ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी तरह डिसएडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा है कि भाई आप प्रॉपरली, आपकी टेक्निक गलत हो गई, ये टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, तो फिर आपका रिसर्च जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसे सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें हर एक बंदे, पॉपुलेशन में से हर एक बंदे का चांस हो कि वो उसका हिस्सा बन जाए। मतलब कि कोई ख़ास रूल्स रेगुलेशन या कोई ख़ास क्राइटेरिया इसके लिए नहीं है। अगर आप एक पॉपुलेशन में जाए, कोहार्ट में जाए, और आप किसी भी रैंडम बंदे को अपने रिसर्च का हिस्सा बनाएंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हर बंदे की प्रोबेबिलिटी थी कि वो रिसर्च का हिस्सा बने। मैं फॉर एग्जांपल आपके क्लास में आता हूँ और मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मैं किस बंदे को रिक्रूट करूँगा, और मैं रैंडमली क्या कर लेता हूँ, लोगों के नेम्स ले लेता हूँ या रैंडमली लोगों को पॉइंट आउट करता हूँ कि आप उठो, आप उठो, आप उठो, आप मेरे रिसर्च का हिस्सा हो गए। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। पूरी क्लास की प्रोबेबिलिटी थी, मैंने कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया था, मैं ब्लाइंड फोल्डेड, इसको कहते हैं ब्लाइंड फोल्डेड। मैं आ गया और मैंने आपसे वो कर लिया, जिस तरह लकी ड्रा होती है सिंपली। तो लकी ड्रा में 200 के 200 बंदों की प्रोबेबिलिटी होती है कि उसका नाम आ जाए। किसी न किसी का नाम तो ज़रूर आएगा। समझ में बात, ये हो ही नहीं सकता कि इस लकी ड्रा में 100 बंदे शामिल हैं और 100 के 100 बंदे में से किसी का नाम ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है। और 100 के 100 के चांसेस है, ये तो चांसेस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई आप पॉपुलेशन में जाते हैं, आप रिसर्च साइट पे जाते हैं और वहाँ पर किसी को भी आप उठा के रिसर्च के हिस्सा बनाते हैं विदाउट डिफाइनिंग एनी क्राइटेरिया कि आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता या नहीं उतरता, आप सीधे उसको बस रिसर्च का हिस्सा बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये है कि मैं और आप हो और मैं आपको सही पूछूं कि अगर हेड आ गया टास्क में तो आप मेरे रिसर्च का हिस्सा बने, और टेल आ गया तो आप मेरे रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपकी तो 50% प्रोबेबिलिटी थी ना, हो सकता है, हो भी नहीं सकता। तो इसी तरह कंडीशन जहां पर पॉसिबिलिटी हो कि भाई आप हिस्सा बन सकते हैं रिसर्च का, आप हिस्सा नहीं बन सकते, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपने ये कहा कि ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आएंगे वो मेरे रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं, या सुबह जितने भी पेशेंट्स को मैं हॉस्पिटल में देखूं तो वहां पर तो 1000 पेशेंट आए, 1000 पेशेंट्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका रिसर्च का हिस्सा बन जाए, और आपने खुद रैंडमली 1000 में से 100 बंदों से डेटा कलेक्ट किया, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ में आई बात? यहाँ पर 100 के 100, 1000 के 1000 बंदों की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, लेकिन आपको 1000 चाहिए नहीं था, आप इन्हीं 1000 में रैंडमली 100 आपने चूज किया, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसका आपके साथ कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, कोई आपने उसके लिए कोई रूल्स डिफाइन नहीं किए, बस आपने ये कहा कि ओपीडी में आएगा तो बस मेरे रिसर्च का पार्टिसिपेंट होगा। तो इस तरह सैम्पलिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें सबसे पहला टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम बहुत आसान है। सिंपल रैंडम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी नहीं है, बस कोई भी ऐसी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सिंपली आपने रैंडमली किसी को उठाया और अपने रिसर्च का हिस्सा बनाया, तो उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सही है? फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में 200 बंदे हैं और मुझे चाहिए 50 बंदे अपने रिसर्च के लिए, तो मैं 200 बंदों के नेम्स लिख लूँगा, सही है, उसको एक उसमें डाल दूंगा, एक बाउल में या किसी उसमें बॉक्स में, और किसी को भी उठाऊंगा कि भाई इससे 50 जो कागज़ है वो अलग कर लो। तो जब मैं उस 50 कागज़ को 50 कागज़ को ओपन करूंगा, जिसका भी नाम आया होगा वो मेरी रिसर्च का हिस्सा बनेगा। इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो मैंने रैंडमली ही उनमें से किसी को सेलेक्ट कर लिया, सही है। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप फिर स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है? ग्रुप। ये भी आपने रैंडमली बनाया, ये भी आपने क्या कर लिया? रैंडमली बनाया। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप पूरे कोहार्ट में डेटा कलेक्ट कर रहे और एक स्ट्रेटा आपने केडीए को बनाया, एक स्ट्रेटा जो है वो आपने उसको बनाया हंगू पाठक को। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। एक ग्रुप को आपने
जंगल खेल का नाम दिया, एक ग्रुप ने आपने शेख खान का नाम दिया। ये आपने 4 स्ट्रेटा बनाए, 4, और इन 4 स्ट्रेटा में से जब आप अपनी सैम्पलिंग या सैंपल को सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। पूरे कोहार्ट को एट अ टाइम आप वो नहीं कर सकते। आपने कहा कि भाई मेरा सैंपल साइज़ जो है वो 300 है फॉर एग्जांपल, और मेरे पास जो इलाके हैं वो 6 इलाके हैं, 6 रीजन्स है कोहार्ट में। मैं हर 6 रीजन्स में मैं हर रीजन से 50-50 बंदे कलेक्ट करूंगा रैंडमली। तो आप 6 रीजन्स कौन से हैं? 6 रीजन्स आपके पास एक KDA हो गया, एक जंगल खेल हो गया, एक शेख खान हो गया, एक हंगू पाटक हो गया, एक पिंडी रोड हो गया, एक जर्मा हो गया। तो ये 6 एरियाज़ है, और ये 6 आपने स्ट्रेटा बनाए, ग्रुप बनाए, और इन 6 में से हर ग्रुप से, हर एरिया से आपने 50-50 बंदे कलेक्ट किए, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये भी रैंडम था, आपने कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया था। क्राइटेरिया आपके पास ये था कि स्ट्रेटा, मैंने इसको ग्रुप में डिवाइड करना है इन रीजन्स को। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ वेरी ईजी। सही है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास पॉपुलेशन जितनी भी है एरिया में, फॉर एग्जांपल वो 400 है, आपके पास कितनी पॉपुलेशन है भाई, सुन ले 400, आपको सैंपल 40 का चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर मुझे किस तरह पता चलेगा कि मुझे 40 का चाहिए? असल में ये जो 40 होते हैं या 300 होता है या 700 होता है, ये फिगर हम एक फार्मूले के थ्रू डिफाइन करते हैं पहले से कि मेरा सैंपल साइज रिसर्च के लिए क्या है। इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला एग्जिस्ट करता है। उस फार्मूले में हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, और जैसे हम एंटर दबा देते हैं तो वो हमें साइज़ बता देता है कि आपका सैंपल साइज इस रिसर्च के लिए इतना होना चाहिए। तो अगर आपके पास पूरी पॉपुलेशन 400 है और आपको आपकी रिसर्च के लिए जो सैंपल चाहिए वो 40 का चाहिए, तो सिस्टमेटिकली मैं 40 किस तरह सेलेक्ट करूंगा? मैं कहूँगा कि हर 10वां बंदा जो होगा वो मेरी रिसर्च का हिस्सा बनेगा। हर 10th पार्टिसिपेंट जो होगा पॉपुलेशन में वो मेरी रिसर्च का हिस्सा बनेगा। 1 से लेके 9 आपने एक्सक्लूड किया और 10th वाला बंदा जो है वो आपका रिसर्च का पार्टिसिपेंट बन गया। इसी तरह 20, इसी तरह 30, इसी तरह 40 नंबर, इसी तरह 50 नंबर जो लास्ट नंबर है, इस तरह 60 नंबर। तो 60 तक आपने 6 कलेक्ट कर लिए। जब आप 400 तक जाएंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल 10 आएंगे या 40 आएंगे, आई डोंट नो, लेकिन आप हर 10वें बंदे को क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट कर रहे हैं एज अ सैंपल में। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपल। एक खास सिस्टम के थ्रू आप लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपके क्लास आऊँ फॉर एग्जांपल और आपके क्लास में 400 पीपल है या फिर 500 स्टूडेंट्स हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 500 स्टूडेंट को तो रिसर्च का हिस्सा नहीं बना सकता, सैंपल का हिस्सा नहीं बना सकता, मुझे इसमें से 50 बंदे चाहिए। कितने चाहिए? 50 बंदे। तो मैं कहूँगा कि भाई जिसका रोल नंबर 5 है वो रिसर्च का हिस्सा बनेगा, जिसका 10 है वो रिसर्च का हिस्सा बनेगा, जो 15 है, जो 20 है, जो 25 है, जो 30 है। इस सीक्वेंस में जितने भी बंदे आएंगे, मुझे नहीं पता मेल है, मुझे नहीं पता फीमेल है, मुझे नहीं पता कि वो किस डिपार्टमेंट के, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इस नंबर वाले बंदे चाहिए जो हर 5th नंबर के बाद आते हैं और आप उनको रिक्रूट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सही है। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब यह होता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, किसी ख़ास रीजन में ज़्यादा है एरिया के, किसी ख़ास रीजन में कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 सेमेस्टर के हर डिपार्टमेंट से मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट्स चाहिए। यार इस एग्जांपल को छोड़े, थोड़ा सा और आसान एग्जांपल की वो लेते हैं, एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप इस तरह कर ले, क्लस्टर भी तकरीबन इसी तरह कॉन्सेप्ट है जिस तरह स्ट्रेटा का होता है। स्ट्रेटा में आपने ग्रुप्स बनाए थे, लोगों के जोग्राफिकल रीजन के आपने ग्रुप्स बनाए थे या लोगों के अपने ग्रुप्स बनाए थे, और आपने उनमें से रैंडमली बंदों को सेलेक्ट किया जो आपके रिसर्च का हिस्सा बने। अब अगर आप फॉर एग्जांपल क्लस्टर के कॉन्सेप्ट की तरफ आए तो मैं KDA की एग्जांपल लेता हूँ। अब KDA में फॉर एग्जांपल 3 सेक्टर्स है या 4 सेक्टर्स है या 10 सेक्टर्स है, तो KDA तो बजाते खुद एक ज्योग्राफिकल एरिया है, लेकिन KDA के अंदर जो है वो 10 सेक्टर्स है फॉर एग्जांपल। तो ये 10 के 10 सेक्टर्स अगर सैंपल का हिस्सा नहीं बनते और इन 10 सेक्टर्स में से रैंडमली आप KDA के 3 सेक्टर सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग स्पेसिफिकली जब आपकी पॉपुलेशन वाइडली स्प्रेड हो, वाइडली का मतलब ये होता है कि आपकी पॉपुलेशन जो है कोहार्ट का ज़्यादा हिस्सा फॉर एग्जांपल वो हंगू पाटक में रहता है और कोहार्ट का कम हिस्सा जो है वो फॉर एग्जांपल पिंडी रोड पे है, तो आप पिंडी रोड और हंगू पाटक की जो प्रेजेंटेशन होती है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक एरिया में
500 लोग हैं, एक एरिया में 100 लोग हैं, और आप 500 में से भी 50 लेते हैं और 100 में से भी 50 लेते हैं, तो ये तो फ़र्क आ गया, ये तो बयासनेस आ गया। सही है, ये तो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो आप क्या करते हैं, आप फर्दर इन एरिया को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर्स में, आगे हिस्से में डिवाइड, मोहल्ले में फॉर एग्जांपल आप डिवाइड करते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई मैं अपनी रिसर्च को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये जो 500 के लोग हैं उनमें से 3 मोहल्ले लूँगा और जो 50 के लोग हैं उसमें से 1 मोहल्ला लूँगा। सही है, क्लस्टर, सही है, एक बंच टाइप होता है। तो क्लस्टर का सिंपल मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेटा या ग्रुप के अंदर फिर क्या करते हैं, फिर ख़ास रीजन्स को सेलेक्ट करते हैं रेंडमली। फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक स्ट्रेटा है, एक रीजन है, और उसमें 10 सेक्टर है, और 10 के 10 सेक्टर्स को मैं इस सैंपल का हिस्सा नहीं बना सकता, लेकिन 10 सेक्टर्स में से मैं रेंडमली 3 सेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ कि ये सैंपल का हिस्सा होंगे। तो इसी तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। सही है, प्रोबेबिलिटी क्लस्टर सैम्पलिंग। और ये जो 4 किस्में हैं या 4 टाइप्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, स्पेसिफिकली नॉन प्रोबेबिलिटी, तो नॉन प्रोबेबिलिटी का तो सबसे पहले ये मतलब होता है सिंपली कि यहाँ पर हर बंदे का जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो आ जाए। यहाँ पर आपने पहले से कोई क्राइटेरिया डिफाइन की है। हर बंदा जो है वो रिसर्च का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं आपके क्लास आऊँ और मैं कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन बंदों को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाऊँगा जिनका GPA 3.5 से ज़्यादा है। सही है, तो ये मैंने उनके लिए क्राइटेरिया डिफाइन की। अब नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि सबके चांसेस नहीं है, उन स्टूडेंट्स के चांसेस है जिनका GPA 3.5 से ज़्यादा है। या मैं आऊँ और मैं कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अपने रिसर्च का हिस्सा बनाऊँगा जो बनू से ताल्लुक़ रखते हो। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? बनू से। तो भाई आप फिर क्या होगा, फिर वही लोग रिसर्च का हिस्सा बनेंगे जिनका ताल्लुक़ बनू से हो। समझे, सब लोगों की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब सबके चांसेस नहीं होते और पहले से आपने कोई क्राइटेरिया जो होती है वो डिफाइन की होती है। मोस्टली ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर डिजीज़ कंडीशन होती है या कोई ख़ास एरिया जो है वो इफ़ेक्टेड होता है, या हम किसी ख़ास एरिया को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रिसर्च के लिए। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे कोहार्ट में KDA में मलेरिया ज़्यादा है, तो फिर हम पूरे कोहार्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे, हम ख़ास KDA को सिर्फ इंक्लूड करेंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जहाँ पर हमारी फोकस ज़्यादा हो, जहाँ पर हमारी वो इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तो उस एरिया में हम फिर नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम लंग कैंसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम उन लोगों को हिस्सा बनाएंगे रिसर्च का जो स्मोकर हो। क्या हो? जो स्मोकर हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो लंग कैंसर में हर बंदा नहीं आ सकता, मैं सिर्फ उस बंदे को रिक्रूट करूंगा जो स्मोकिंग करता हूं, वो मेरे रिसर्च का हिस्सा होगा। तो इसी तरह से हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सैम्पलिंग करते हैं, किसी खास फोकस के लिए, किसी खास कॉन्सेप्ट के लिए, तो फिर हम नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं। एक होती है जजमेंटल का सिंपल मतलब ये होता है कि आप खुद जज कर रहे कि भाई कौन सा बंदा जो है वो आपके रिसर्च का हिस्सा बन सकता है। अब मैं आपकी क्लास आऊँ और मैं खुद जजमेंट करूँ, ऑब्जर्वेशन करूँ कि कौन सा बंदा जो है वो मेरे रिसर्च का हिस्सा बन सकता है। वो कोई भी क्राइटेरिया मैंने जहन में, साइंटिस्ट जो होता है उसने जहन में कोई भी क्राइटेरिया रखा होता है। पॉपुलेशन को नहीं पता होता कि ये किस क्राइटेरिया के थ्रू हमें जज कर रहा है, हमें लिटरेसी पे जज कर रहा है, हमें ये एस्थेटिक पे जज कर रहा है, हमें हाइट के पे जज कर रहा है, हमें ओबेसिटी पे जज कर रहा है, वो हमें नहीं पता होता। लेकिन उसने अपनी जजमेंट रखी होती है और उसी जजमेंट पे वो रैंडमली बंदों को उठाता है। जिस तरह मैं अगर क्लास में आऊँ और मैं प्रॉक्टोरियल बोर्ड की सिलेक्शन करूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा जो है उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, कौन सा बंदा जो है वो पंक्चुअल है, कौन सा बंदा क्लास में बैठा है, कौन सा बंदा जो है वो अटेंटिव है। तो ये जजमेंट्स तो मैंने अपने जहन में डिफाइन किए। ये तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि सर क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी जजमेंट के बेस में, एक्सपर्टीज़ के बेस में, अपनी एक्सपर्टीज़ के बेस में कुछ बंदों को हायर करूँगा, रिक्रूट करूँगा प्रॉक्टोरियल बोर्ड में। और इस तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी जजमेंटल सैम्पलिंग, जहाँ पर सारा जज जो होता है वो क्या होता है, वो साइंटिस्ट होता है या रिसर्चर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ सकती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के रिसर्च जो होते हैं वो बेहतर रिसर्च नहीं तस्वुर किए जाते, वो इतने स्टैंडर्ड के रिसर्च नहीं होते, क्योंकि बंदा जो है वो इतना एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता कि वो खुद अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से वो क्या बनाए, वो सैम्पल बनाए। तो मोस्ट प्रोबेबली तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ एक्सेप्टेबल एंड वंडरफुल। नॉन प्रोबेबिलिटी भी चल जाता है, बट ये थोड़ा सा वीक होता है जब आप इसकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को देखते हैं। कन्वीनियंट तो बिल्कुल भी, हमारे यहाँ तो सब ये यूज़ करते हैं, सारे स्टूडेंट्स, आप लोग, इवन मास्टर्स में भी हम ये यूज़ करते हैं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब ये होता है
कि जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो, जो सबसे ज़्यादा क्या हो, जो सबसे ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो। समझ में आई बात? तो इसको कन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई मैं ख़ुद जो है वो DHQ में इंटर्नशिप करता हूँ, तो DHQ में OPD में जितने भी पेशेंट आएंगे 6 मंथ के दौरान, 6 मंथ के दौरान, चाहे वो 20 हो चाहे वो 2000 हो, वो सब मेरे सैंपल का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ और मैं वहाँ होता हूँ। तो इस तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और मैं रिसर्च करूँ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करूँ, तो मैं कहूँगा कि ये कन्वीनियंस था मेरे लिए। क्या था? आसानी थी मेरे लिए, मैंने इसको इंक्लूड किया। ये बहुत वीकेस्ट है एज अ सैम्पल, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है, तो इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस। कोटा का मतलब ये होता है कि आपने एक खास क्राइटेरिया डिफाइन किया और उसमें जितने भी लोग आते हैं तो आपने क्या करना है, वही बंदे जो है वो रिक्रूट करने हैं। सही है? आपने कहा कि भाई मैं जो है 10 बंदे जो है वो बनू से लूँगा, 5 बंदे करक से लूँगा, 5 बंदे क्वाड से लूँगा, तो आपने पहले से उनका कोटा डिफाइन किया है, आपका उनका ग्रुप डिफाइन किया है, नंबर्स डिफाइन किया है। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। सही है? जिसपे आपने ऑलरेडी जो है कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया और उसी क्राइटेरिया के बेस पे आप उसी उतने नंबर्स के लोग लेते। अगर आप कहेंगे कि भाई बनू की आबादी जो है वो 2 मिलियन है, तो मैं बनू से 10 बंदे लूँगा, ये ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और करक की आबादी 1 मिलियन है तो मैं करक से 5 बंदे लूँगा। अब वो कोई भी हो सकते हैं। सही है? और आप उसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप सबसे पहला जो आपका सैम्पलिंग पार्टिसिपेंट होता है पहला, वो आइडेंटिफाई कर ले और वो बंदा फिर आपको आगे हेल्प करे दूसरे बंदे को डिफाइन करना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक HIV पेशेंट डिफाइन किया। अब HIV वाले जो पेशेंट होते हैं वो खुल के इसका इजहार नहीं करते, लेकिन आपस में कम्युनिटी को एक दूसरे को पता होता है कि कौन HIV हुए। सही है? और सिंपल इससे और सिंपल कर ले, आपने कोई स्मोकर डिफाइन किया जो कोई अभी चर्स पीता हो या इसी तरह आइस सिंपली, तो ये लोग एक दूसरे को जानते होते हैं लेकिन हम इनको जानते नहीं। और अगर हमारा रिसर्च इन पे है तो सबसे पहले मैं एक बंदे को डिफाइन करूँगा, फिर उससे पूछूंगा कि इस इलाके में और कौन कौन पीता है, उसको इसकी तो वो मुझे और के बारे में बताएगा, और से पूछूंगा तो वो और के बारे में बताएगा। तो इस तरह एक स्नो बॉल बनता जाएगा। समझ में नहीं बात? तो एक पार्टिसिपेंट दूसरा डिफाइन करता है, दूसरा तीसरा डिफाइन करता है। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक ट्रांसजेंडर है और आपका रिसर्च भी ट्रांसजेंडर पे है फॉर एग्जांपल। सही है? और आपने कहा कि भाई एक आपने डिफाइन किया, फिर आपसे पूछा कि दूसरे कहाँ रहते हैं, और आपने उसके बनिस्बत दूसरे डिफाइन किया, उसके रेफरेंस से तीसरे डिफाइन किया, और आप इसी तरह पूरी कम्युनिटी के पहुंच जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और भी आसान कर ले, फॉर एग्जांपल कोई अफगान, आपकी रिसर्च जो है वो अफगान सिटीजन पे है। सही है? तो आपने एक डिफाइन किया और आपके बाकी का आपको पता नहीं, तो वो आपको दूसरे डिफाइन करके देंगे कि प्ला वहाँ रहता है, एक और वहाँ रहता है, एक और इसी तरह ये जो लोग हैं वो एक्सपोज होते जाएंगे। इसी तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये सारे सैम्पलिंग टेक्निक जो होते हैं वो आप अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती है।